हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। अक्टूबर 2021 में नेट जेआरएफ का एग्ज़ाम होने वाला है और आज हम देखेंगे प्रथम प्रश्न पत्र के 400 प्रीवियस ईयर वन लाइनर क्वेश्चन आंसर। ये फ्रेंड्स पॉइंटर के रूप में होंगे, वन लाइनर होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला है कक्षा संप्रेषण होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? तो ये छात्र केंद्रक होना चाहिए। अगला है शिक्षक की अभिवृत्ति जिसका उसके शिक्षण पर प्रभाव पड़ता है का संबंध है। आंसर है भावनात्मक क्षेत्र से। नेक्स्ट है शिक्षण का पूर्व निर्धारित स्तर नहीं है। आंसर है विभेदीकरण। अगला है कौन सा तत्व शिक्षण को प्रभावित नहीं करता? आंसर है शिक्षकों और विद्यार्थियों की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि। नेक्स्ट है छात्रों की अधिकतम प्रतिभागिता संभव है। तो इसका आंसर हो जाएगा परिचर्चा विधि द्वारा। आगे बढ़ते हैं। शोध है। शोध क्या है? किसी समस्या के संबंध में वैज्ञानिक ढंग से सत्य को ढूंढने के लिए कार्य करना। नेक्स्ट है शोध सदैव है। क्या है? पूर्व ज्ञान का सत्यापन, नूतन ज्ञान की गवेषणा, ज्ञान की अंतराल की पूर्ति करना। अगला है शोध की गुणवत्ता किसके द्वारा जांची जाती है? आंसर है शोध की प्रासंगिकता के द्वारा। नेक्स्ट है शोध करने के लिए कौन सी आरंभिक अनिवार्यता की अपेक्षा है? आंसर हो जाएगा अनुसंधान प्रश्न करना। अगला है शोध की गहराई किसमें निहित है? आंसर है शोध द्वारा अर्जित तथ्यों में। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। इसमें पूछा है अनुसंधान चरणों का सही क्रम क्या है? तो ये सही क्रम में लगे हुए हैं। सर्वप्रथम समस्या स्थापना, देन परिकल्पना निर्माण, देन शोध विकल्प का विकास, देन प्रदत्त एकत्रीकरण, देन प्रदत्त विश्लेषण, देन सामान्यीकरण तथा निष्कर्ष निरूपण। अगला है अनुसंधान में विशाल न्यायादर्श होने पर सर्वाधिक उपयुक्त विधि क्या होगी? तो ये है सर्वेक्षण विधि। नेक्स्ट है शोध निबंध का अनिवार्य तत्व क्या क्या है? तो ये है प्रस्तावना, साहित्य, पुनर्वीक्षण, शोध प्रणालियाँ, परिणाम, चर्चा और निष्कर्ष। अगला देखते हैं मौलिक शोध के सिद्धांतों का किस में उपयोग किया जाता है? आंसर होगा अनुप्रयुक्त शोध में। अगला है नमूना लेने में गलती किसके साथ घटती है? तो आंसर है नमूने के आकार में वृद्धि हो तो नमूना लेने में जो है गलती घटित हो सकती है। आगे बढ़ते हैं। जब शिक्षाविदों को व्याख्यान देने अथवा कुछ विशिष्ट शिक्षा संबंधी प्रकरण पर अपनी प्रस्तुति देने के लिए बुलाया जाता है तो ये क्या कहलाता है? ये सेमिनार या संगोष्ठी कहलाता है। नेक्स्ट है शोध डिजाइन क्या है? ये है आंकड़ों के संकलन और विश्लेषण के प्रत्येक स्तर के लिए एक ढांचा बनाना। अगला है तात्कालिक उपयोग में आने वाली अनुसंधान धारा है। क्या है? क्रियात्मक है। अगला है सैम्पलिंग केसेस का क्या आशय है? तो इसका आशय है लोग, समाचार पत्र, टेलीविजन कार्यक्रम इत्यादि की सैंपलिंग। नेक्स्ट है नमूना लेने की लॉटरी पद्धति का उपयोग किसके लिए किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा बेतरतीब ग्रहण यानी यादृच्छिककरण के लिए। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। वैज्ञानिक शोध में क्रमिक संक्रियाएं। तो आंसर हो जाएगा सहविचरण, भ्रामक संबंधों का बहिष्करण, सामान्यीकरण और सिद्धांतीकरण। अगला है शोध के चरणों का सही क्रम बताएं। तो इनका सही क्रम है विषय चयन, साहित्य की समीक्षा, आंकड़ा चयन, निष्कर्ष की व्याख्या। अगला क्वेश्चन है कार्यकारी प्राकल्पना होती है। कैसी होती है? आगे और अधिक शोध के लिए अनंतिम रूप से स्वीकार्य प्राकल्पना। अगला है किसी शोध पत्रिका की गुणवत्ता का सूचक है। क्या है? प्रभाव गुणक। नेक्स्ट है प्रतिदर्श प्रणाली संभाव्यता पर आधारित है। आंसर हो जाएगा स्तरबद्ध प्रतिदर्श। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला है किस प्रकार के अनुसंधान के सारांशों निष्कर्षों को अन्य स्थितियों से सामान्यीकृत नहीं किया जा सकता? आंसर हो जाएगा ऐतिहासिक अनुसंधान। नेक्स्ट है अनुसंधान विधि द्वारा ज्ञान अर्जित करने में कौन सा संयोजन सबसे अधिक उपयुक्त है? आंसर होगा सृजनात्मकता, निर्गमन, तर्कता। अगला है अनुसंधान की कौन सी विधि कारण एवं प्रभाव संबंधों को दृढ़ता से स्थापित करती है?
आंसर है प्रयोगात्मक अनुसंधान। नेक्स्ट है, एक चर की सबसे अच्छी परिभाषा क्या है? तो इसकी सबसे अच्छी परिभाषा है पदार्थ, वस्तु अथवा प्राणी के कोई मापन योग्य गुण। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। व्यवहारिक शोध क्या है? तो ये है तात्कालिक समस्याओं के समाधान हेतु किया गया शोध। अगला है, जिस अध्ययन में अनुसंधानकर्ता प्रभाव को खोजने का प्रयास करता है उसे कहते हैं एक्स पोस्ट फैक्टो अनुसंधान। नेक्स्ट है, एक अनुसंधानकर्ता रिक्त प्राकल्पना नल हाइपोथेसिस के परीक्षण में क्या करता है? तो ये अनोवा करता है। अगला है, वैज्ञानिक अनुसंधान के मुख्य अभिलक्षण क्या है? तो ये है अनुभव सिद्ध, सैद्धांतिक, प्रायोगिक। अगला है, प्रयोगात्मक शोध में किस प्रकार की आवश्यकता नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा विषय विश्लेषण की आवश्यकता नहीं है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। पीएचडी शोध प्रबंध में अध्याय योजना को दर्शाने के लिए सही अनुक्रम क्या है? तो सही अनुक्रम है भूमिका, संबंधित अध्ययनों का सर्वेक्षण, अध्ययन का विकल्प, प्रदत्त प्रस्तुतिकरण, विश्लेषण और निर्वाचन, सामान्यीकरण और निष्कर्षों की रचना, भावी अनुसंधान के लिए सुझाव, संदर्भ और परिशिष्ट। अगला है, एक रद्द परिकल्पना है, यानी एक रद्द परिकल्पना क्या है? जब चरों के बीच कोई भिन्नता न हो। नेक्स्ट है, अनुसंधान की पद्धति का विस्तृत विवरण अपेक्षित है। आंसर है शोध प्रबंध, लघु शोध प्रबंध। अगला है, यादृच्छिकरण रेंडमाइजेशन एक उपाय है जो समाप्त करता है, क्या समाप्त करता है? मानवीय पक्षपात को ये समाप्त करता है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, शोध नैतिकता का विषय शोध के किस चरण में संगत माना जाता है? तो इसका सही आंसर है प्रदत्त संकलन तथा विवेचन के चरण में। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, ये देख चुके हैं कक्षा संप्रेषण कैसा होना चाहिए। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम। इसे सुमेलित करना है, ये ऑलरेडी सुमेलित है, आपको क्वेश्चन के रूप में मिलेगा तो ये ऐसे सुमेलित नहीं होगा, सुमेलित करना होगा। अनुसंधान विधि ये क्या है? प्रदत्त संकलन उपकरण। प्रयोगात्मक विधि क्या है? मानकीकृत परीक्षाएं हैं। कार्योत्तर विधि क्या है? विशेष अभिलक्षण परीक्षाएं हैं। विवरणात्मक सर्वेक्षण विधि ये प्रश्नावली है। इतिवृत्तात्मक ऐतिहासिक विधि क्या है? प्राथमिक तथा द्वितीयक स्रोतों का उपयोग करना। आगे देखते हैं। क्रियाकलापों के समुच्चय में कौन सा समुच्चय क्रियात्मक शोध रणनीति की चक्रीय प्रकृति को इंगित करता है? आंसर है नियोजन, क्रियान्वित, प्रेक्षण करना, गहन चिंतन करना। अगला है, शोध के किस प्रकार में मौजूदा स्थितियों में सुधार पर ध्यान केंद्रित किया जाता है? आंसर है क्रियात्मक शोध में। अगला है, क्रियात्मक अनुसंधान करने में सोपानों का सामान्य अनुक्रम क्या होता है? ये होता है योजना निर्माण, कार्यान्वयन, प्रेक्षण और विमर्श। फ्रेंड्स, ये क्रम को आप याद रखेंगे, क्रम वाले क्वेश्चन 2-3 आते हैं, अवश्य आते हैं, इन्हें आप याद भी कर लेंगे। अगला है, शोध की गहराई किसमें निहित है? आंसर है शोध द्वारा अर्जित तथ्य में। नेक्स्ट है, शिक्षक छात्र संप्रेषण प्रायः होता है, कैसा होता है? उपयोगितावादी होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला है, कक्षा में संप्रेषण के संदर्भ में मनोवृत्तियों, कार्यों एवं प्रकटन को किस रूप में समझा जाता है? तो ये होगा अशाब्दिक। नेक्स्ट है, प्रत्येक संप्रेषक को किस प्रकार का अनुभव होता है? आंसर होगा प्रत्याशित उत्तेजना। अगला है, चरों में किसे परिमाणात्मक रूप में अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता? आंसर है पेशेवर अभिवृत्ति। नेक्स्ट है, एक शोधार्थी के आवश्यक गुण क्या क्या होते हैं? तो आंसर है स्वतंत्र परिप्रश्न की परिवृत्ति, अवलोकन एवं प्रमाण पर निर्भरता, ज्ञान का व्यवस्थीकरण अथवा सिद्धांतीकरण। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला है, बेहतर शोध नैतिकता से क्या अभिप्राय है? तो आंसर है केवल किसी पीएचडी शोध छात्र को ही विशेष शोध समस्या सौंपना। नेक्स्ट है, शोध नैतिकता किसे शामिल नहीं करता? आंसर है व्यक्ति परकता को नहीं शामिल करता है। अगला है, जो शोध तात्कालिक अनुप्रयुक्ति का लक्ष्य करता है वो कौन सा शोध कहलाता है? तो क्रियात्मक शोध कहलाता है। नेक्स्ट है, एक थीसिस शोध प्रबंध में चित्र एवं तालिकाएं रहती हैं, तो आंसर है मूल पाठ में ही। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स।
नेक्स्ट है शोध पदों का वैज्ञानिक विधि के निकटस्थ है, तो आंसर होगा समस्या की स्थिति को अनुभूत करना, वास्तविक समस्या की पहचान और उसकी परिभाषा, परिकल्पना करना, प्रस्तावित समाधान के परिणामों को निगमित करना और परिकल्पना का कार्य रूप में परीक्षण करना। अगला है किस व्यवस्था में विचारों और मुद्दों की व्यापक रेंज अर्थात स्पेक्ट्रम को संभव बनाया जा सकता है, आंसर है सम्मेलन। नेक्स्ट है शोध की विषय निष्ठता को किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है, आंसर है उसकी निष्पक्षता, विश्वस्तता व वैधता के जरिए। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला है शोध आंकड़ों का आवृत्ति वितरण जो आकार में सममित है और सामान्य वितरण के समान है परंतु उसका केंद्रीय शिखर ज़्यादा ऊंचा हो, क्या कहलाता है, तो ये तुंग का कूदी कहलाता है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला है कक्षा संप्रेषण किसका आधार है, तो आंसर है सामाजिक पहचान का। आत्म संप्रेषण को क्या कहते हैं, अंतः वैयक्तिक संप्रेषण। नेक्स्ट है संचार की प्रक्रिया से संज्ञात्मक आंकड़े के प्रेषण में मुख्य रुकावट क्या होती है, कूटबंध करने की योग्यता। अगला है सोच, विचारों और संदेशों को वाचिक तथा अवाचिक चिन्हों अर्थात प्रतीकों में रूपांतरित करना क्या कहलाता है, आंसर हो जाएगा कूटलेखन। अगला है शिक्षक जब अपने विद्यार्थी के साथ संप्रेषण करता है तो क्या महत्वपूर्ण होता है, आंसर है तदानुभूति। नेक्स्ट है किसी शिक्षक का कक्षा में संप्रेषण किस सिद्धांत पर आश्रित होता है, आंसर है एजुटेनमेंट। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला है संप्रेषण प्रक्रिया में काल क्रमानुसार है, ये क्रम से है संप्रेषक, फिर संदेश, फिर माध्यम, रिसीवर, प्रभाव। फ्रेंड ये बहुत बार पूछ चुका है, ये बार बार रिवाइज होता है ये वाला क्वेश्चन, तो आप इसको जरूर ध्यान में रखेंगे कि संप्रेषण प्रक्रिया में सही जो क्रम है वो क्या है। तो सर्वप्रथम संप्रेषक आता है, फिर संदेश, फिर माध्यम, फिर रिसीवर, फिर उसका प्रभाव। अगला है शिक्षण का सर्वोत्तम ढंग क्या है, निरूपण है। अगला है डिसलेक्सिया किससे संबंधित है, तो ये पठन विकृति से संबंधित है। अगला है संप्रेषण में भाषा होती है, वाचिक कूट। नेक्स्ट है ग्रेप वाइन दाखलता शब्द किस रूप में जाना जाता है, तो ये अनौपचारिक संचार के रूप में जाना जाता है। ये भी फ्रेंड्स मल्टी टाइम आस्क्ड क्वेश्चन है। ग्रेप वाइन जो है किससे संबंधित है, तो ये अनौपचारिक संचार से संबंधित है। अगला है मौखिक संचार में व्यवधान आने को क्या कहते हैं, तो इसको एंट्रोपी कहते हैं। नेक्स्ट है कक्षा संचार का वर्णन किसके द्वारा किया जा सकता है, आंसर है व्याख्यान। नेक्स्ट है संप्रेषण प्रतिभागियों का चयन किस कारक द्वारा प्रभावित होता है, आंसर है सन्निध उपयोगिता, अकेलापन। अगला है प्रभावी संप्रेषण में पहले से यह माना जाता है, आंसर हो जाएगा बोध। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट है भावबोधक संप्रेषण किसके द्वारा प्रेषित होता है, तो इसका आंसर है कूटलेखन अर्थात एनकोडर के व्यक्तित्व की विशेषताओं द्वारा। नेक्स्ट है किसी संदेश का फीडबैक किससे आता है, आंसर है श्रोता वर्ग से। अगला है कक्षा की स्थिति में संप्रेषित शब्दों में क्या होता है, आंसर है शक्ति, संरचना और परंपरा। अगला है कक्षा में अध्यापक किस प्रकार तत्काल में नियंत्रण रखता है, आंसर है स्वयं, संप्रेषण की चयनित पद्धतियाँ और संदेश। अगला है कक्षा में विद्यार्थियों द्वारा संदेश ग्रहण करने पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले आंतरिक एवं बाह्य कारकों को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, शोर कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला है एक उत्तम संप्रेषक अपना प्रस्तुतिकरण किससे शुरू करता है, आंसर है सुगम पूर्वाभ्यास से। अगला है संचार में भाषा क्या है, तो ये है मौखिक कूट। नेक्स्ट है संचार वृत्ताकार हो जाता है जब, कब, तो जब डिकोडर ही एनकोडर बन जाता है। अगला है अमौखिक संचार का कालानुक्रम बताएं, तो ये है संकेत, प्रतीक, कूट, रंग, स्रोत, संदेश, माध्यम, संदेश ग्राही। नेक्स्ट है उपदेशात्मक संचार क्या है, तो ये अंतर्वैयक्तिक है। अगला है आत्माओं और पूर्वजों से बातचीत करने को क्या कहते हैं,
इसको कहते हैं ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन। ये भी मल्टी टाइम आस्क्ड क्वेश्चन है। अगला है अंग्रेजी शब्द कम्युनिकेशन की किन शब्दों से व्युत्पत्ति हुई है? तो आंसर है कम्युनिस्ट और कम्युनिकेयर से। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। संस्थागत संचार को किसके समतुल्य भी माना जाता है? समूह संचार के समतुल्य। नेक्स्ट है संचार माध्यम का अपनी कार्यसिद्धि के लिए उपयोग करने वाला प्रयोक्ता को क्या कहते हैं? सक्रिय श्रोता। नेक्स्ट है एक वृत्तिक संचार में एनकोडर डिकोडर हो जाता है जब वहाँ पे हो क्या हो? फीडबैक। अगला है शिक्षक कक्षा में एक संदेश शब्दों या चित्रों में भेजता है, विद्यार्थी वास्तव में हैं डिकोडर्स। अगला है संचार रणनीति बनाने समय पुनर्निवेशन अध्ययन किसके द्वारा किया जाता है? आंसर हो जाएगा संचारक के द्वारा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला है किसी कक्षा में संप्रेषित ज्ञान को क्या माना जाता है? सांस्कृतिक निवेश। नेक्स्ट है कक्षा में एक संप्रेषक का विश्वास स्तर निर्धारित होता है किससे? नज़र मिलाने से। अगला है प्रत्येक प्रकार का संप्रेषण प्रभावित होता है किससे? संदर्भ से। नेक्स्ट है किसी सूचना समृद्ध कक्षा व्याख्यान की सामान्य विशेषता इसके किस प्रकृति के होने में होती है? आंसर है अमौखिक संदेशों में। अगला है कक्षा संप्रेषण किसका आधार है? आंसर हो जाएगा सामाजिक पहचान का। नेक्स्ट है सकारात्मक कक्षा संप्रेषण का परिणाम क्या होता है? आंसर हो जाएगा अनुनय। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स ये आपके रिवीजन के लिए है। आप जो बुक की स्टडी है टेक्स्ट बुक की वो आप करते रहेंगे, ये आप रिवीजन के लिए इसका उपयोग करेंगे। आगे बढ़ते हैं। नए माध्यम जैसे कि कंप्यूटर, टेलीशॉपिंग, इंटरनेट और मोबाइल टेलीफोन के माध्यम से संप्रेषण को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं अन्योन्य क्रिया संप्रेषण। अगला है टेलीफोन किस संचार का उदाहरण है? आंसर हो जाएगा रेखीय संचार का। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संचार से जुड़े मुद्दों की चर्चा किसके द्वारा की जाती है? यूनेस्को के द्वारा। नेक्स्ट है आकाशवाणी किस वर्ष में प्रसारण को नाम दिया गया? तो आंसर है 1956 में। नेक्स्ट है रेडियो में एफएम स्टेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आंसर है मनोरंजन, सूचना और अंतर संवाद। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला है डीटीएच सेवा का आरंभ कब हुआ था? तो ये 2004 में हुआ था। नेक्स्ट है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को निम्न प्रकार के संचार में वर्गीकृत किया जा सकता है, तो है दृश्य, श्रव्य, दो तरफा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1936 से पहले ऑल इंडिया रेडियो को क्या कहते थे? तो इसको कहते थे इंडियन ब्रॉडकास्टिंग सर्विस। अगला है भारत में कौन से प्रसारण प्रणाली का अनुसरण होता है? तो ये है PAL का। अगला है इंटरनेट पर संचार बातचीत क्या है? वो है समानांतर संचार। नेक्स्ट है कक्षा में भाषेतर संप्रेषक के चिन्हित घटक क्या क्या है? मौखिक अभिव्यक्ति, अंग गति संवेदन और वैयक्तिक संदेश। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। प्रसार भारती का गठन कब हुआ था? ये भी मल्टी टाइम आस्क्ड क्वेश्चन है, याद रखेंगे। 1997 में प्रसार भारती का गठन हुआ था। अगला है भारत की सबसे बड़ी समाचार अभिकरण एजेंसी कौन सी है? तो ये है PTI। अगला है MC राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये भोपाल में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है www पर वेब पेजों को डालने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो एक इंटरनेट कनेक्शन, एक वेब ब्राउजर, वेब सर्वर की आवश्यकता होती है। अगला है भारत में मोबाइल फ़ोन की सेवा प्रथम बार देने वाली कंपनी कौन सी है? तो ये है हचीसन। नेक्स्ट है ब्लॉग क्या है? इसका आंसर हो जाएगा अ पर्सनल या कारपोरेट वेबसाइट इन द फॉर्म ऑफ ऑनलाइन जर्नल। आजकल आप सभी जो है ब्लॉग से परिचित भी होंगे। हर कोई कहीं जाता है पर्यटन पे, या कोई आप शॉपिंग करते हैं या किसी विशिष्ट मुद्दे पे लिखना चाहते हैं तो अपना ब्लॉग बना के लिख सकते हैं। अगला है ऑर्कुट एक भाग है, किसका भाग है? सामूहिक संचार का। और नेक्स्ट है राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 16 नवंबर को मनाया जाता है। अगला है प्रेस काउंसिल इंडिया में कुल कितने सदस्य होते हैं? 28 सदस्य होते हैं। नेक्स्ट है भारत की प्रेस परिषद जो है ये कहाँ पे है? नई दिल्ली में है। अगला है भारत में 24 घंटे चलने वाला व्यावसायिक समाचार चैनल कौन सा है? फ्रेंड्स ये CNBC उस टाइम पे था। वर्तमान में बहुत सारे चैनल हैं जो 24 आवर सर्विस देते हैं, चलते हैं, तो आप इसका ध्यान रखेंगे।
उपयुक्त सभी का ऑप्शन होगा तो आप देख लेंगे कि उसमें कौन से शामिल हैं, कौन से नहीं शामिल हैं। नेक्स्ट है, क्योंकि जानकारी आपका अधिकार है। इस सूक्ति का प्रयोग कौन करता है? तो हिंदुस्तान टाइम्स करता है। अगला है, भारत जनसंचार संस्थान अवस्थित है कहाँ पे? नई दिल्ली में है। नेक्स्ट है, भारत की प्रथम बहुभाषाई समाचार एजेंसी कौन सी है? हिंदुस्तान समाचार एजेंसी। अगला है, प्रेषित होने पर संस्थानिक रूढ़िबद्ध धारणाएं बन जाती हैं, विश्वास या दृढ़ धारणा। अगला है, कंप्यूटर प्रोग्रामों में त्रुटियों को क्या कहा जाता है? बग्स कहा जाता है। अगला है, आईसीटी किसको संबोधित करता है? तो आईसीटी संबोधित करता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को। नेक्स्ट है, ईमेल पता अर्थात एड्रेस कितने भाग होते हैं इसके? तो इसके 2 भाग होते हैं। अगला है, इंटरनेट उपयोग के आंतरिक पक्ष को क्या कहते हैं? तो इसको नेट प्रोटोकॉल कहते हैं। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, एक नेटवर्क सर्वर अथवा उपभोक्ता के डेस्कटॉप पर परिचालित एक प्रक्रिया के माध्यम से उपभोक्ताओं को सूचना की स्वचालित आपूर्ति संभव बनाया जाता है। आंसर है क्लिप टेक्नोलॉजी द्वारा। अगला है, जब डेटा की कुल मात्रा नेटवर्कों को पल पल बाधित करती है तो इसे क्या कहा जाता है? इसे ब्लॉकिंग कहा जाता है। अगला है, इंटरनेट पर डिस्कशन ग्रुप्स जो इलेक्ट्रिक बुलेटिनों के विशिष्ट मुद्दों पर अपने विचार देते रहते हैं को स्ट्रीमिंग कहा जाता है, चैट ग्रुप्स। अगला है, प्लास्टर का उपयोग होता है, तो आंसर है कंप्यूटर में अच्छी चित्रकारी एवं ग्राफिक्स का प्रिंट करने में। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की कौन सी भाषा को पोर्टेबल भाषा कहा जाता है? तो आंसर है ये माइनस नहीं है, सी व C++ भाषा को। अगला है, ऐसे प्रोग्राम जो कंप्यूटर सिस्टम और इसके विभिन्न भागों का रखरखाव और उनकी मरम्मत करते हैं क्या कहलाते हैं? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट है, एक या एक से अधिक लक्ष्यों को हासिल करने के लिए कार्यरत इकाइयों के समूह को क्या कहते हैं? सिस्टम कहते हैं। नेक्स्ट है, सामान्य उद्देश्य के सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं, तो ये हैं MS वर्ड, MS एक्सेल, फोटोशॉप एंड अगला है, अपनी समस्याओं की वेबसाइट द्वारा प्रसारित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? साइबर नेटिंग। साइबर नेटिंग किसको कहते हैं? अपनी समस्याओं को वेबसाइट द्वारा प्रसारित करने की प्रक्रिया को। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, वेब द्वारा अधिक संख्या में ऐसे दस्तावेजों की प्राप्ति जिनमें संबंधित सूचना का अभाव हो उसे क्या कहा जाता है? पुअर रिकॉल या क्षीण स्मरण प्रक्रिया। अगला है, सामान्य दूरभाष का व्यवहार एक इंटरनेट उपादेय के प्रकार को कहते हैं? वॉइस लेन। नेक्स्ट है, इंटरनेट पर वीडियो प्रसारण जो विलंबित प्रत्यक्ष प्रसार का रूप धारण करता है उसे क्या कहते हैं? समय मूलक वीडियो। नेक्स्ट है, प्रत्येक कंप्यूटर के कीबोर्ड के प्रत्येक कैरेक्टर की जो ASCII होती है उसका पूर्ण रूप क्या है? तो ये है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी जो CPU है का कौन सा भाग आकलन करता है और निर्णय लेता है? तो आंसर हो जाएगा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ALU। कई बार ALU का फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट है, DPI क्या दर्शाता है? तो ये आंसर हो जाएगा डॉट पर इन। अगला है, एक प्रलेख का पाठ, टेक्स्ट, चित्र, शीर्षक और फोटोग्राफ आदि किसमें अंतर्निहित है? तो आंसर है डेस्कटॉप पब्लिशिंग में। नेक्स्ट है, एक अनुप्रयोग से दूसरे अनुप्रयोग में सामग्री का अंतरण क्या कहलाता है? आंसर हो जाएगा डायनेमिक डेटा एक्सचेंज। अगला है, CD-ROM का पूर्ण रूप क्या है? आंसर है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। ये भी फ्रेंड्स मल्टी टाइम आस्क्ड क्वेश्चन है। CD-ROM या ओनली रोम का फुल फॉर्म पूछ लेता है, तो इसको जो है याद रखेंगे। अगला है, कंप्यूटर का मस्तिष्क जो परिधीय को नियंत्रण में रखता है क्या कहलाता है? तो कंप्यूटर का मस्तिष्क जो है CPU को कहते हैं, जिसका फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये भी मल्टी टाइम आस्क्ड क्वेश्चन है, याद रखेंगे इसको, CPU का फुल फॉर्म। अगला है, डेटा को सुरक्षित स्टोर करने के लिए जिस माध्यम का इस्तेमाल करते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं कम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल। नेक्स्ट है, रैम का क्या अर्थ है? अर्थात रैम का फुल फॉर्म क्या है? तो रैंडम एक्सेस मेमोरी। ध्यान रखेंगे, रोम का पूछेगा तो रीड ओनली मेमोरी है और रैम का रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगला है, WWW का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है वर्ल्ड वाइड वेब। नेक्स्ट है,
SYWYG किस दस्तावेज को इस प्रकार पर्दे पर दिखलाता है मानो वह वस्तु मुद्रित किया जाएगा? इसका आंसर होगा जो आप देखते हैं वही आपको मिलता है। अगला है एक कीबोर्ड में कम से कम, तो आंसर हो जाएगा 101 कुंजी होती है, पर आजकल 104 बटनों वाली जो क्वेर्टी कीबोर्ड का प्रयोग किया जाता है। अगला है कोरल ड्रॉ एक लोकप्रिय क्या है? चित्रण जो है कार्यक्रम है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला है HTML का उपयोग मूलतः किसके विकल्प के लिए किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा वेबसाइट। HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इसका भी फुल फॉर्म कई बार पूछा गया है HTML का, ध्यान रखेंगे, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अगला है बातचीत अर्थात चैटिंग के लिए कौन सा मैसेंजर प्रयुक्त होता है? आंसर हो जाएगा गूगल टॉक। अगला है GIF, JPG, BMP, PHG का प्रयोग फाइल्स के विस्तार के रूप में किया जाता है जो भंडारण करती है किसका? इमेज डाटा का। अगला है AF तक के प्रतीकों किस में प्रयोग किया जाता है? तो ये है खट दशमलव प्रणाली में। नेक्स्ट है अपना सोर्स सॉफ्टवेयर क्या है? मोजिला फायरफॉक्स। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला है CD रोम में फाइल को कॉपी करने की प्रक्रिया को ऐसे जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है? बर्निंग के नाम से। इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि फाइल को आप कॉपी करते हैं और बर्निंग मीन्स क्या होता है? जलना होता है, बट यहाँ पे यही सही आंसर है। अगला है कई प्राप्तकर्ताओं को तुरंत भेजा गया अयाचित ईमेल को कहा जाता है, क्या है? स्पैम कहा जाता है। अगला है दशमलव अंक 35 का द्विआधारी समतुल्य क्या है? तो ये आपको सीखना और निकालना पड़ता है। आंसर यहाँ पे वन लाइनर है इसलिए दे दिया गया है 1000011। नेक्स्ट है उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा को किसका उपयोग करके मशीनी भाषा में बदला जाता है? तो ये है कंपाइलर का। ये भी मल्टी टाइम आस्क्ड क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है इंटरनेट की भाषा में DNS का क्या अर्थ है? तो इसका फुल फॉर्म है डोमेन नेम सिस्टम। अगला है इंटरनेट अन्वेषक किस प्रकार का है? आंसर है ब्राउजर। नेक्स्ट है कंप्यूटर के हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को संचालित करने वाले कंप्यूटर प्रोग्रामों का समुच्चय क्या कहलाता है? आंसर हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला है इंटरनेट वाले कंप्यूटरों की पहचान किससे होती है? आंसर हो जाएगा IP एड्रेस से। अगला है एक कंप्यूटर अपने डाटा में कहाँ पर कुछ जोड़ता है और उसकी तुलना करता है? तो ये है CPU, जिसको कि कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहते हैं। किसको? CPU को। अगला है खोडस आधारी अंकन पद्धति में कौन सा चिन्ह शामिल होता है? तो आंसर हो जाएगा 0, 9, A से F तक, 0 से 9 तक और A से F तक। अगला है एक विशिष्ट 32 बिट कंप्यूटर में प्रायः किस संख्या विधि का अनुसरण किया जाता है? आंसर है 2। अगला है नेट पर वाणिज्यिक संदेशों को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर है वेब मर्शियल। अगला है GIF का फुल फॉर्म क्या है? तो यह है ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट। नेक्स्ट है इंटरनेट एथिकल प्रोटोकॉल को क्या कहा जाता है? तो कहा जाता है नेटवर्क सोसाइटी। अगला है इंटरनेट प्रौद्योगिकी में SMIME का क्या तात्पर्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा सिक्योर मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट है एक कंपाइलर का प्रयोग को ऑब्जेक्ट कोड में बदलने के लिए किए जाते हैं, क्या किया जाता है? उच्च स्तरीय भाषा। कंपाइलर का प्रयोग उच्च स्तरीय भाषा के रूप में किया जाता है। अगला पूछा है USB दर्शाता है, अर्थात USB का फुल फॉर्म क्या है? मल्टी टाइम आस्क्ड क्वेश्चन ये भी है, यूनिवर्सल सीरियल बस। अगला है टीवी के पर्दे का पक्ष अनुपात कितना होता है? तो ये होता है 4:3। नेक्स्ट है BIT बिट का क्या तात्पर्य है? तो इसका तात्पर्य है बाइनरी डिजिट। अगला है संस्थानों के अंतर्गत आंतरिक संचार किसके द्वारा किया जाता है? तो ये है LAN, LAN। नेक्स्ट है वेब पृष्ठ पते अर्थात एड्रेस के लिए क्या नाम है? तो आंसर हो जाएगा URL। अगला है डाटा भंडारण के अधिक्रम क्या है? तो इनका क्रम है बिट्स, बाइट्स, फील्ड्स, रिकॉर्ड्स, फाइल तथा डेटाबेस। क्रम पे विशेष ध्यान देंगे, मैंने कहा 2-3 क्वेश्चन आते हैं तो याद रखेंगे। अगला है IP एड्रेस का उदाहरण क्या है? तो ये है 184.106.117.64।
नेक्स्ट है सर्च इंजन, इनमें से कौन कौन से हैं? तो हो जाएगा गूगल, अल्टाविस्टा, याहू, हॉटबॉट, लिकोस, बिंग, बीडू और डक डक गो। अगला क्वेश्चन है शहरी क्षेत्रों में प्रदूषणकारी गैस कार्बन मोनोऑक्साइड का प्रमुख स्रोत क्या है? तो आंसर हो जाएगा परिवहन क्षेत्र। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला है नेत्रों में जलन किस प्रदूषक वस्तु के कारण होता है? तो फ्रेंड्स ये भी मल्टी टाइम आस्क क्वेश्चन है, बिल्कुल याद रखेंगे। पैन के कारण, जिसका पूरा नाम है पैरोक्सिल नाइट्रेट। इसमें कई बार फुल फॉर्म नहीं दिया जाता है, सिर्फ पैन दे दिया जाता है, तो आप इसको याद रख लेंगे कि नेत्रों में जलन किस प्रदूषक की वजह से होता है? तो पैन की वजह से होता है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला है वायुमंडल में लघुत्तम समय तक ठहर पाती है तो कौन सी गैस? इसमें आपको कई ऑप्शन दिए रहेंगे, मीथेन गैस। अगला है दुनिया भर में जल प्रदूषण में सबसे ज़्यादा योगदान कौन सा क्षेत्र देता है? तो यह है कृषि क्षेत्र। नेक्स्ट है प्राकृतिक खतरों से मनुष्य को नुकसान पहुंचने की सबसे अधिक संभावना किससे होती है? अकाल और बाढ़ से। फ्रेंड्स ये वाला क्वेश्चन आप फिर से देख लेंगे, दुनिया भर में जल प्रदूषण में सबसे ज़्यादा योगदान कौन देता है? कृषि क्षेत्र है या फैक्ट्रियाँ वगैरह हैं? एक बार इसको आप रीचेक जरूर करेंगे। अगला है भारत के शहरों में धूम में मुख्यतः शामिल होते हैं तो आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन की ऑक्साइड और अधजलीय हाइड्रोकार्बन्स। अगला है सतही ओजोन के प्रदूषक के रूप में संभावित विरचना का उत्सर्जन स्रोत कौन सा है? तो आंसर है परिवहन क्षेत्र। अगला है मानव पर्यावरण अन्योन्य क्रिया की समस्या से संबंधित सर्वाधिक व्यापक उपागम कौन सा है? तो वाटरशेड विकास उपागम। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। ताजा जलाशयों में जैविक प्रदूषण का प्राथमिक स्रोत क्या है? तो यह है मलजल का बहिर्स्राव। अगला है भारत की बड़ी बड़ी नदियों में जल प्रदूषण का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? असंसाधित मलजल। अगला है शहरी क्षेत्रों के ऐसे वायु प्रदूषक जिससे मनुष्य की आंखों और श्वसन नली में जलन होती है तो यह है आंसर हो जाएगा सतही ओजोन। नेक्स्ट है किस प्रदूषक के कारण मानव को कैंसर हो सकता है? ये भी मल्टी टाइम आस्क क्वेश्चन है, आंसर हो जाएगा पारा के कारण। इसको याद रखेंगे, ऑप्शन में मरकरी और भी बहुत सारी चीज़ें दी रहती हैं, पारा के कारण जो है कैंसर हो सकता है मनुष्य को। अगला है मानवोत्पत्ति संबंधित गतिविधि 2/3 से अधिक वैश्विक जल उपयोग के लिए उत्तरदायी है तो आंसर हो जाएगा कृषि। अगला है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण केंद्र के किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? आंसर है गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है ईंधन बैटरी चालित वाहन में ऊर्जा किसके दहन से प्राप्त होती है? आंसर है हाइड्रोजन। अगला है पेयजल में उचित से अधिक मात्रा में होने पर क्रोमियम एक संदूषक के रूप में कारक होता है तो यह किस समस्या को जन्म देता है? आंसर हो जाएगा जो यकृत गुर्दा संबंधी समस्या का ये कारण बनता है। क्या? अगर जल में क्रोमियम जो है आवश्यकता से अधिक हो जाए तो यकृत अर्थात गुर्दा खराब होने की संभावना बढ़ जाती है। अगला है शीतकालीन धूम कोहरा के प्रमुख पुरोगामी क्या होते हैं? तो ये है नॉक्स एवं हाइड्रोकार्बन्स। अगला है क्लोरोफ्लोरोकार्बन का स्रोत क्या है? तो ये है प्रशीतन और वातानुकूलन, अर्थात आप जो एयर कंडीशन और फ्रिज वगैरह यूज करते हैं वो जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन का स्रोत है, जो कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या है? इसको CFC बोलते हैं, ये प्रदूषण का स्रोत है। अगला है कौन सा प्राचल जल में प्रदूषण संकेतक के रूप में उपयोग नहीं किया जाता है? तो इसका आंसर है घनत्व का, जबकि कुल विघटित ठोस पदार्थ कालीफॉर्म काउंट विघटित ऑक्सीजन का उपयोग होता है। अगला है मानव के श्वसन मार्ग को प्रभावित करता है, ये कौन सा प्रदूषक है? आंसर हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला है परिवहन क्षेत्र से उत्सर्जित प्रदूषित गैस कौन कौन से हैं? तो ये है ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, पॉली एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। नेक्स्ट है मृदा में प्रदूषण का स्रोत क्या है? तो परिवहन क्षेत्र है, कृषि क्षेत्र है, तापीय ऊर्जा स्रोत है, जबकि हाइड्रो पावर प्लांट्स नहीं है। अर्थात इसमें आपको 4 विकल्प दिए गए हैं, उसमें से चूज करना होता है कि मृदा में प्रदूषण का स्रोत कौन सा है और कौन सा नहीं है। अगला है पारिस्थितिकीय पदचिन्ह निरूपित करता है। क्या निरूपित करता है? तो ये निरूपित करता है कि संसाधनों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उत्पादक भूमि तथा जल के क्षेत्र। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स।
अगला प्रश्न है, गंगा कार्य योजना कब प्रारंभ किया गया था? तो आंसर है 1986 में। अगला है, आंख में जलन के लिए उत्तरदायी प्रकाश रसायन अर्थात फोटोकेमिकल युक्त धूम कोहरे के घटक क्या हैं? तो ये हो जाएगा HCHO और पैन। नेक्स्ट है, बायोगैस का प्रमुख तत्व क्या है? तो यह है मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड। अगला है, भारत में सबसे अधिक होने वाली प्राकृतिक आपदा कौन सी है? तो बाढ़ है। भारत में सबसे अधिक जो प्राकृतिक आपदा आती है वो बाढ़ है। अगला है, सबसे अधिक काजल यानी कालिक किससे निकलता है? तो यह है तापीय शक्ति संयंत्र से। अगला है, डायोक्सिन उत्सर्जित होता है किससे? प्लास्टिक के दहन से। ये फ्रेंड्स अलग तरीके से भी पूछ लेगा कि प्लास्टिक के दहन से कौन सा प्रदूषक जो है उत्सर्जित होता है, तो डायोक्सिन है, ये याद रखेंगे। अगला है, प्रत्येक बालक के लिए एक पेड़ का नारा किस आशय से गढ़ा गया? तो आंसर हो जाएगा सामाजिक वन कार्यक्रम के आशय से। आगे बढ़ते हैं। अगला है, संपत्ति और जीवन को अधिकतम नुकसान पहुंचाता है वह प्राकृतिक प्रकोप कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा जल मौसमी प्रकोप। अगला है, पेयजल में कुल द्रवीभूत ठोस पदार्थ का सांद्रण से अधिक नहीं होना चाहिए। तो पेयजल में जो ठोस पदार्थ हैं उसका सांद्रण कितने से अधिक नहीं होना चाहिए? तो 500 मिलीग्राम पर लीटर से अधिक नहीं होना चाहिए। अगला है, पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन संभावित परिवर्तनों का वस्तुनिष्ठ विश्लेषण है। तो आंसर हो जाएगा पर्यावरण की सामाजिक आर्थिक विशेषताएं। नेक्स्ट है, दलदल एक नम प्रदेश यानी नम भूभाग है जो पानी प्राप्त करता है कहाँ से? समीपस्थ जल निकायों से। अगला है, स्वच्छ जल अधिकतम घनत्व प्राप्त करता है, तो यह है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। अगला है, भूमंडलीय तापन अर्थात ग्लोबल वार्मिंग शीतकाल में कहाँ पर और अधिक हो जाता है? तो ये ध्रुवों पर अधिक हो जाता है, जबकि आप जानते हैं ध्रुवों पर पहले से ही बर्फ बहुत अधिक जमी होती है। अगला है, ग्लोबल वार्मिंग की संज्ञा सर्वप्रथम जो है किसने दी थी? तो आंसर हो जाएगा ब्रिटिश पर्यावरणविद वालेस ब्रोएकर ने। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अब इसमें सुमेलित करने को भी आता है, ये पहले से ही सुमेलित है। तो डेसिबल में दिया गया है ध्वनि स्तर। श्रवण जो है के लिए सामान्य ध्वनि स्तर जो है वो 30 डेसिबल होता है। फुसफुसाहट 1 डेसिबल होता है। शयन में बाधा 60 डेसिबल से अधिक पे कोई बात करेगा तो शयन में बाधा होगी। और सामान्य बातचीत जो है वो 30 से 50 डेसिबल के बीच में आता है। फ्रेंड्स, ये मल्टी टाइम आस्क क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है आपसे। सिर्फ ये पूछ लेगा कि सामान्य बातचीत के लिए जो ध्वनि स्तर है वो कितनी होनी चाहिए फुसफुसाहट का, या फिर जो किसको जो है बहुत ज़्यादा माना जाता है जो कानों के लिए आपके हानिकारक है, तो वो 80 डेसिबल होता है। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन आते हैं बार बार, आप इसको ध्यान में रखेंगे। अगला देखते हैं, भारत में वन भूमि का सर्वाधिक ह्रास हुआ है किसके द्वारा? कृषि द्वारा। अगला है, भारत में ईंधन स्रोतों से प्रदूषकों का सर्वाधिक उत्सर्जन होता है कैसे? कचरा जलाने से। अगला फिर से सुमेलित ही करना है, देखते हैं इसको। ये सुमेलित है पहले से। जल की गुणवत्ता, यहाँ से भी फ्रेंड्स ये तो अलग अलग कंपटीशन में भी आते हैं, जैसे आप स्टेट लेवल का कोई भी सिविल सर्विस का एग्ज़ाम देते हैं उसमें भी पूछा जाता है कि जल की गुणवत्ता और उसका जो वैल्यू है, पीएच वैल्यू है, वो कितना होता है। न्यूट्रल जल होगा उसकी पीएच वैल्यू होगी 2.7, मामूली अम्ल होगा तो उसकी पीएच वैल्यू होगी 1.5, क्षारीय होगा तो उसका जो पीएच वैल्यू होगा वो 4.8 होगा, और हानिकारक कब होगा? जब उसका पीएच वैल्यू जो है 3.4 होगा। फ्रेंड्स, ब्लड का जो है, खून का भी पीएच वैल्यू पूछ लिया जाता है, दूध का भी। तो आप ये सारी चीज़ें डिटेल में देख के जाएंगे। ये रिवीजन और गाइडलाइन के लिए है कि जब आप बुक्स पढ़ रहे हैं तो किन पे आपका फोकस होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला है, महासागरीय जल में CO2 के सामान्य वांछित स्तर से अधिक अवशोषण तथा विघटन होने के साथ क्या होगा? तो ये पादप प्लैंकटन में वृद्धि होगी, और इससे क्या होगा? जल प्रदूषण में वृद्धि होगी। अगला होगा नगरीकरण। अगला क्वेश्चन है, नगरीकरण प्रक्रिया के कारण रात्रि में नगरों की वायु क्या है? आंसर, ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा धीमी रहती है। अगला है, तुलनात्मक पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अर्थात EIA का अध्ययन होता है, तो यह है संपूर्ण वर्ष में। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अगला है, कोयले से चलने वाली पावर प्लांट में धुएं का उठना निर्भर करता है किस पे? वायंसी, वातावरणीय स्थायित्व, एग्जॉस्ट गैसों का वेग। नेक्स्ट है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पक्षी कहाँ पाया जाता है? तो भारत के थार मरुस्थल में। नेक्स्ट है, महानगरों में झुग्गी झोपड़ियाँ किसका परिणाम है? तो आंसर हो जाएगा शहरों में अभिसंरचना का अभाव। अगला है, मनुष्य का कान किस रेंज में सबसे अधिक संवेदनशील होता है? आंसर हो जाएगा 100 से 500 किलोहर्ट्ज।
और मनुष्य जो है 20 हर्ट्ज से 20,000 तक हर्ट्ज तक सुन सकता है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला है, यदि जनसंख्या की वृद्धि एक तार्किक वक्र का अनुसरण करती है तो अधिकतम धारणीय प्राप्ति क्या होगी? वहन की क्षमता के आधी होगी। अगला क्वेश्चन है, महिलाएं पुरुषों की अपेक्षा प्रकृति के अधिक निकट हैं, यह किस प्रकार का दृष्टिकोण है? तो यह है अनिवार्यतावादी। अगला है, भारत सरकार ने वर्ष 2022 तक सभी नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से कुल विद्युत उत्पादन में सौर ऊर्जा के कितने प्रतिशत भाग को प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है? तो यह है 57.1%। अगला है, भूकंपों के संदर्भ में रिएक्टर स्केल पर परिणाम 1 की वृद्धि होने का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है कि भूकंप तरंगों के आयाम में 10 गुना वृद्धि होगी। नेक्स्ट है, भारत के शक्ति खंड में भाग की दृष्टि से ऊर्जा के स्रोतों का सही क्रम क्या है? तो ये है तापीय ऊर्जा सर्वाधिक है, फिर जलीय ऊर्जा है, फिर न्यूक्लियर है, फिर वायु है। फ्रेंड्स, ये मल्टी टाइम आस्क क्वेश्चन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आता है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। जैसे पूछ रहे कि भारत में जो ऊर्जा के स्रोत हैं उनमें सही क्रम क्या है, इसमें सौर ऊर्जा को नहीं शामिल किया है, तो आप इसको बहुत अच्छे से याद कर लेंगे कि फर्स्ट पे तापीय है, फिर जलीय है, सौर ऊर्जा कितने नंबर पे है, परमाणु ऊर्जा जो है कितने पे है, वायु ऊर्जा। और एक चीज़ और कहना है फ्रेंड्स, ये जो क्रम है अब वो चेंज हो चुका है और जो वायु ऊर्जा है वो परमाणु ऊर्जा से सॉरी फ्रेंड्स, परमाणु ऊर्जा से जो है ज़्यादा है। तो एक बार इसको आप जो है इसका क्रम देख लेंगे, जो नया क्रम है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। कार्बन उत्सर्जन करने वाले देशों की ये संख्या है, तो सबसे जो ज़्यादा कार्बन उत्सर्जन करता है वो चीन करता है, और उसके बाद सेकेंड नंबर पे अमेरिका है, थर्ड नंबर पे भारत, और फोर्थ पे रूस, और फिर उसके बाद जापान है। एक चीज़ का ध्यान रखेंगे कि ये ओवरऑल कार्बन उत्सर्जन की बात कर रहा है यहाँ पे, तो फर्स्ट नंबर पे कौन है? चाइना है। और अगर ये पूछता है कि प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन में प्रथम स्थान किसका है, तो प्रति व्यक्ति जो है सर्वाधिक कार्बन उत्सर्जन में अमेरिका प्रथम स्थान पर है। अगला है, तात्क्षणिक बाढ़ यानी फ्लैश फ्लड घटित होती है, कब होती है? जब वायुमंडल संवहनिक दृष्टि से अस्थिर होता है तथा उसमें यथेष्ट वायु प्रबलित होती है। अगला है, सन 2022 तक भारत सरकार की जलवायु परिवर्तन कार्य योजना का उद्देश्य किससे संस्थापित करना है? आंसर हो जाएगा 25,000 मेगावाट की पवन विद्युत ऊर्जा। अगला है, ग्रीन हाउस गैस, इसमें कौन कौन से होते हैं? तो जो कन्फ्यूजन होता है यहाँ पे कि जलवाष्प जो है वो क्या ग्रीन हाउस गैस है या नहीं, तो याद रखेंगे फ्रेंड्स, जो जलवाष्प है वो एक ग्रीन हाउस गैस है। और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, मीथेन हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड, फ्लोरिनेटेड गैसेज लाइक HFCS और PFCS, SF6, ये सारे क्या हैं? ग्रीन हाउस गैस हैं। और एक चीज़ ध्यान रखेंगे, नाइट्रस ऑक्साइड जो है वो ग्रीन हाउस गैस है, जबकि नाइट्रोजन है वो ग्रीन हाउस गैस नहीं है। विशेष रूप से ध्यान रखेंगे, जलवाष्प जो है वो ग्रीन हाउस गैस है, ये कई बार पूछ चुका है, जलवाष्प वाला ऑप्शन जरूर दे देता है, तो आप उसको एलिमिनेट कर लिए तो क्वेश्चन का आंसर आप दे देते हैं। अगला है, भारत एवं बांग्लादेश के कुछ हिस्सों में भूजल में आर्सेनिक का क्या कारण है? तो ये प्राकृतिक स्रोत है, अर्थात भारत के कुछ जो हिस्से हैं वहाँ पे भूजल में आर्सेनिक की मात्रा जो है प्राकृतिक स्रोतों के कारण ही ज़्यादा है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, भारत में हाल ही में प्रारंभ किए गए वायु गुणवत्ता सूचकांक में कौन सा प्रदूषक सम्मिलित नहीं है? तो आंसर हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, जबकि कार्बन मोनोऑक्साइड सूक्ष्म विविक्त पार्टिकुलेट पदार्थ ओजोन में शामिल हैं। अगला है, नगोया सम्मेलन किससे संबंधित है? तो जैव विविधता से। इसी तरह फ्रेंड्स इसमें पूछ लेता है कि जो 2005 में एक प्रोटोकॉल आया था वो पूछ लेता है, मतलब पर्यावरण से रिलेटेड है, तो ये जो सम्मेलन है मेन पर्यावरण से संबंधित, उन्हें आप रिवाइज कर लेंगे, वहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अगला है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो है कब पारित हुआ था? तो 1986 में। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार का लघु जल विद्युत परियोजनाओं से वर्ष 2022 तक पावर उत्पादन का कितना लक्ष्य है? तो 5 गीगावाट। अगला है, जैव आवर्धन का तात्पर्य किसकी वृद्धि से होता है? आंसर है जीवित जीवों में प्रदूषकों की सांद्रता से। नेक्स्ट है, ओजोन सांद्रता को मापने की इकाई को क्या कहते हैं? आंसर हो जाएगा डॉप्सन। ये भी मल्टी टाइम आस्क क्वेश्चन है, याद करेंगे इसको। अगला क्वेश्चन है, भूस्खलन में जल की भूमिका अनिवार्य है, तो आंसर हो जाएगा भूतल पर दबाव में ये वृद्धि करता है। अगला है,
शिक्षण की पद्धतियों के किस समन्वय से अधिगम के इष्टतम होने की संभावना है? तो आंसर होगा अंतरक्रियात्मक व्याख्यान सत्र, जिसमें सुगमीय चर्चा आधारित सत्र, विचारावेश प्रक्रिया और परियोजनाएं अनुवर्ती रूप में हों। अगला है रचनात्मक मूल्यांकन का क्या उद्देश्य है? तो आंसर हो जाएगा छात्रों के अधिगम निष्पादन में त्वरण लाना। नेक्स्ट है प्रभावी शिक्षण में प्रमुख व्यवहार क्या है? तो आंसर हो जाएगा अनुदेशात्मक विविधता। अगला क्वेश्चन है अध्यापक के प्रति गत्यात्मक उपागम का क्या तात्पर्य है? आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों से गतिविधियों के माध्यम से सीखने की अपेक्षा करनी चाहिए। अगला है विद्यार्थियों का सही मूल्यांकन किससे किया जा सकता है? तो आंसर है सतत मूल्यांकन द्वारा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट है अभिवृत्ति संकल्पना कौशल तथा ज्ञान उपज है किसकी? सीखने की प्रक्रिया की। नेक्स्ट है शिक्षण की प्रभावकारिता का निर्णय किस रूप में किया जाना चाहिए? आंसर है छात्रों के अधिगम परिणामों के आधार पर। अगला है टीम अध्यापन में क्षमता है, कैसी क्षमता है? एक दूसरे के अध्यापन के पूरक के रूप में आदत के विकास की। अगला है शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? आंसर हो जाएगा तर्क शक्ति व चिंतन का विकास करना। अगला है शिक्षक और विद्यार्थियों के बीच परस्पर संवाद समीपस्थ जोन का निर्माण करता है, किसका? विकास जोन का। अगला है अध्यापक अपने छात्रों के साथ किसके द्वारा सामंजस्य स्थापित कर सकता है? तो आंसर हो जाएगा अपने ज्ञान एवं कौशल से छात्रों को प्रभावित करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिगम अर्थात जो लर्निंग है सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त उद्देश्य क्या है? तो ये आंसर हो जाएगा व्यवहार का रूपांतरण। अगला है माइक्रो शिक्षण छात्र अध्यापकों के लिए किस अवधि के दौरान सबसे अधिक प्रभावशाली होता है? तो आंसर हो जाएगा शिक्षण अभ्यास के दौरान। अगला है प्रक्षेपित साधनों में नहीं आता है, क्या नहीं आता है? आंसर हो जाएगा ब्लैक बोर्ड। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है उच्च शिक्षा के स्तर पर शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो आंसर हो जाएगा निर्णय लेने की क्षमता का विकास करना। नेक्स्ट है अध्यापक का प्रारंभिक कार्य क्या है? तो आंसर है विद्यार्थियों के सर्वपक्षीय विकास में सहायता पहुंचाना। अगला है एक अध्यापक की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो इसमें कई ऑप्शन रहते हैं, आंसर हो जाएगा विषय का गूढ़ ज्ञान। नेक्स्ट है विद्यार्थी अध्यापक के किस गुण को पसंद करते हैं? आंसर हो जाएगा अनुशासन। अगला है प्रभावी और स्थायी शिक्षा ग्रहण के लिए शिक्षा ग्रहणकर्ता के पास क्या होना चाहिए? तो आंसर हो जाएगा योग्यता और प्रेरणा का वांछित स्तर। अगला है कौन सी विधि शिक्षण की सर्वोत्तम विधि है? आंसर हो जाएगा निदर्शन विधि। ये मल्टी टाइम आस्क्ड क्वेश्चन है, याद रखेंगे इसको। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। शिक्षण के दौरान विद्यार्थियों की अधिकतम सहभागिता किसके द्वारा संभव होती है? तो आंसर हो जाएगा निदर्शन विधि, और यही शिक्षण की जो है सर्वश्रेष्ठ विधि भी है। अगला है नैदानिक मूल्यांकन अभिनिश्चित करता है, क्या अभिनिश्चित करता है? आंसर हो जाएगा अनुदेशों के दौरान अधिगम की सतत समस्याओं के कारण और निदान की। अगला है अध्ययन का उच्चतम स्तर कौन सा है? तो आंसर है सशर्त प्रतिवर्त अध्ययन। अगला है कक्षा में परस्पर संवाद से क्या उभर कर आना चाहिए? आंसर हो जाएगा विचार। नेक्स्ट है अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत माना जाता है क्या? तो ये हो जाएगा विद्यार्थी अध्यापक से प्रश्न पूछते हैं। नेक्स्ट है अच्छे शिक्षण के लिए क्या क्या अपेक्षित है? तो आंसर हो जाएगा आंसर हो जाएगा निदान, उपचार, निर्देश और प्रतिपुष्टि। अगला क्वेश्चन है मूल्य शिक्षा का उद्देश्य किस पर संकेंद्रित कर अच्छी तरह से पूरा किया जा सकता है? तो इसका आंसर है मानवीय मूल्यों के प्रति संवेदना। अगला है शिक्षण संबंधी सहायक उपकरणों की उपयोगिता के औचित्य का क्या आधार है? तो आंसर होगा विद्यार्थियों के अधिगम परिणामों को इष्टतम करना। नेक्स्ट है उपलब्धि परीक्षण प्रायः निम्न में से किसके लिए प्रयुक्त किए जाते हैं? आंसर हो जाएगा शिक्षण के पश्चात सीखने की मात्रा के मूल्यांकन के लिए। आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही, और आप ये जो वीडियो बनी है इसे आप रिवीजन करेंगे अपने समय को बचाने के लिए, और जो आपने पढ़ा है उसको याद करने के लिए। एक चीज़ ध्यान रखें कि आप टेक्स्ट बुक जो है पढ़ते रहेंगे, जिससे इस टॉपिक से रिलेटेड अगर कुछ अलग विकल्प बनते हैं, क्वेश्चन बनते हैं, तो उसकी आपको जानकारी रहेगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद फ्रेंड्स।